नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे सीमा पर चीन की नापाक हरकत की। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के सैनिकों की इस हरकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। संसद में भी आज ये मुद्दा उठा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग मुद्दे पर संसद में बयान देते हुए कहा कि 9 दिसंबर 2022 को चीन के सैनिकों ने अतिक्रमण कर स्टेटस को बदलने का प्रयास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। चीनी सैनिकों के साथ जो टकराव चल रहा है उसे रोकने के लिए भारतीय सेना तत्पर है। संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन करती है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज मुद्दा में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन बार बार ऐसी नापाक हरकत भारत की सीमा पर क्यों करता है, इसके पीछे क्या साजिश है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज क्या कहा। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। दरअसल चीन की नापाक हरकतों पर सवाल इसलिए बार बार उठता है क्योंकि एक तरफ चीन बातचीत करता है, वार्ता करता है, वहीं रह रहकर वो भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उस स्टेटस को बदलने की कोशिश करता है जो भारत की सीमा है। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे चीन की साजिश है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। इंडिया फाउंडेशन के निदेशक और रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मैं बात करूंगा रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी कुमार श्रीवास्तव जी से भी। अश्वनी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं MPIDSA के सीनियर फेलो डॉक्टर राजीव नयन जी। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। और राजीव जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। एक बार फिर चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की, चीन के सैनिकों ने भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश की, स्टेटस बदलने की कोशिश की। क्या साजिश है इसके पीछे? चीन चाहता क्या है? देखिए, चीन की जो विस्तारवादी, आक्रामक विस्तारवादी नीति है वह भारत के ही खिलाफ नहीं, वरन आसपास के जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, चाहे वह साउथ ईस्ट एशिया के देश हो या जापान भी हो, चाहे बाकी भी राष्ट्र हैं, सब उनसे त्रस्त हैं। और ये चीन का एक इतिहास रहा है कि वो एक झूठे अपना क्लेम करेगा, एक फॉल्स क्लेम्स करेगा। जैसे हमारे ही जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में 90,000 किलोमीटर ईस्टर्न सेक्टर में क्लेम करता है, 38,000 किलोमीटर का वहाँ पर उसने अपना आधिपत्य जमाना चाहता है लद्दाख से क्षेत्र में। साथ ही 5,180 किलोमीटर वो उसने गिफ्ट में वो ले रखा है पाकिस्तान से। तो ये एक झूठे जो एक क्लेम करके और उसको कुछ न कुछ, जिसे कहते हैं कि बात बात पर झगड़ा डालो कुछ तो पंच दिलाएगा, ये जो कहावत होती है उसको वो करना चाहता है, झूठ बोलकर। और उसके बाद जो अभी उनकी जो आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी हुई थी और जिससे उनकी सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई,
उसका वो अपनी ताकत का इजहार करते हैं, जिसके चलते उनके इसी नीति के चलते वो आज के दिन में विश्व में अलग थलग होते चले जा रहे हैं। आज केवल 2-3 राष्ट्र को छोड़कर हर लोग चीन की समस्या से, चीन की आक्रामक नीति से निपटने के लिए एकजुट होते चला जा रहा है। कई तरह के संगठन बन के उभर रहे हैं, हर तरह के आर्म्स डील बाकी जो पैसिफिक आइलैंड्स में चाहे उधर हो रहे हैं, बाहर के देश भी आ रहे हैं, अमेरिका और यूके भी आकर देखिए सबमरीन डील कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कल किसके साथ चीन क्या कर बैठे। जी। ये इससे पूरी दुनिया परेशान है और इसीलिए हम तो उनके चूंकि पड़ोस में है तो हमें ज़्यादा झेलना पड़ा है। शायद दुनिया इस बात को समझ रही है कि भारत कितने विकट स्थिति में रह रहा है। जैसे अभी हमारे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सैनिकों की जो अपनी ताकत है, हमारी सैनिकों का जो मनोबल है और जो आत्मविश्वास है, उससे वो कभी भी स्टेटस को हम बदलने नहीं दे रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी ऐसा नहीं करने देंगे। जी ध्रुव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को कि चीन एक तरफ लद्दाख में जो कुछ चीन ने पिछले दिनों किया, जो नापाक हरकत लद्दाख में की थी और मुंह की उन्हें खानी पड़ी थी, भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब उनको लद्दाख में दिया था। उसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश में ये साजिश, इसे क्या समझा जाए? क्या है इसके पीछे? क्यों बार बार चीन इस तरह की हरकतें करता है? मनोज जी शुक्रिया। देखिए, जिस प्रकार से मैंने ये देखा है, ये जो हरकत हुई है तवांग सेक्टर में, जी, यहाँ पर ये सेक्टर एक अलग किस्म का है। यहाँ पर भारत की जो डिफेंसेस है ये बहुत ही स्ट्रांग है और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये बहुत ही वेल डिफाइंड है। अभी सिर्फ जब हम ईस्टर्न सेक्टर में जाते हैं, यांगसे में, वहां पर हो सकता है कि जो 1 या 2 पॉइंट्स है जहां पर पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होती थी अपनी अपनी परसेप्शन लाइन के ऊपर, लेकिन बाकी जगह में इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। अभी मुझे लगता है चीन ने यह सोचा है कि एक जिस प्रकार से उनकी नीति है, जो ग्रैब कर सकते हैं उसको ग्रैब करने की कोशिश की कि जो अनहेल्ड एरिया है हम उसको पकड़ लेंगे। तो जब भी उनके वैसे भी पहले भी पेट्रोल जब उस इलाके पे आते थे तो हमारे भी पेट्रोल उनको रास्ते में मिल जाते थे। दोनों पेट्रोल की एक तरफ से वो मीटिंग हो जाती थी और फिर दोनों वहां से वापस हट जाते थे। तो चीन ने अभी समझा होगा कि अभी सर्दियां आ गई है, हो सकता है कि उनके पास एक मौका है एक इस इलाके को के ऊपर कब्जा करने का। जी। लेकिन जैसे ही वो उधर आए तो हमारा पेट्रोल भी उधर चला गया। अभी उनकी तरफ से पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल 300 आदमी का नहीं होता है, पेट्रोल होते हैं 10, 15, 20 लोग होंगे एक पेट्रोलिंग पार्टी में। तो उनकी एक बड़ी नफरी आई और हमारी जो नफरी गई थी वो पेट्रोल की ही थी। लेकिन उन्होंने वहां पर ही उनका मुकाबला कर दिया और उनको जबरदस्ती करके वापस जाने के लिए भेज दिया। अभी एक अगर लॉन्ग रेंज अगर हम सोचने की कोशिश करेंगे तो चीन का मकसद क्या है? मेरे अपने सोच विचार से चीन का मकसद ये है कि वो पूरे हिमालय रेंजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। एक दिन की कोशिश नहीं है। वो समझे कि आगे आज 5 साल, 10 साल, 15 साल जब भी उसको मौका मिले वो पूरे हिमालयस के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। जिससे क्या होता है कि पानी का कंट्रोल जो नीचे वाले स्टेट्स हैं, जैसे कि भारत नीचे आता है, बांग्लादेश आता है, उस पानी के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा। और जब पानी के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा तो वो देश उनके कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे। ये उनकी लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं नीति है, ये वो बनती है। इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, ना तो लद्दाख में होने देंगे, ना तो अरुणाचल में, ना तो कहीं भी। तो जितनी भी बार कोशिश करेगा चीन को उसी प्रकार से जवाब मिलेगा जैसे आज उनको मिला है। जी अश्वनी जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुद्दा यह है, चाहे बात लद्दाख की हो या अरुणाचल प्रदेश की, और जिस तरफ ध्रुव जी इशारा कर रहे हैं कि पूरे हिमालय जो रीजन है उस पर एक प्रकार से विवाद खड़ा करने की कोशिश चीन की तरफ से की जाती है, जबकि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश बार बार करता है। आप कैसे देखते हैं इसके पीछे जो चीन की चाल है, चीन की जो हरकत है, उसे आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मनोज, मुझे लगता है कि चीन की एक सोची समझी साजिश है। देखो उसका जो बॉर्डर मिलता है 14 कंट्री से है, लैंड बॉर्डर। उसने 12 देशों से अपना बॉर्डर रिजॉल्व कर लिया है और 2 कंट्री हैं, एक तो भारत है और एक है भूटान। वो भारत पे जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और वो रिजॉल्व नहीं करना चाहता। और इसलिए जो ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर के मैप भी अभी तक बदले नहीं गए।
मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ 14 कोर भी था, मैंने पलटन भी यहाँ पर कमांड की तवांग में। तो हो क्या रहा है कि दो तीन बातें हो रही हैं कि एक तो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है। मैं ये मानता हूँ कटोच साहब की बात कि जो ईस्टर्न सेक्टर में है मैकमोहन लाइन को फॉलो करता वाटरशेड प्रिंसिपल है, वहां पर इतनी ज्यादा डिफरेंट परसेप्शन नहीं है एक्सेप्ट एक दो जगह जैसे यांगसे उनमें से एक है। मगर ये सच्चाई है कि अब चीन ने किया तो क्यों किया। जी। मुझे लगता है कि चीन की मेन वजह ये थी कि जो अंदरूनी अभी चीन की हालात है वो अच्छी नहीं थी। जिस प्रकार से इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं कर रहे थे, इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में था और कोविड-19 की जो जीरो पॉलिसी थी वो बिल्कुल फेल हो गई थी। लोग सड़कों पे आ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक प्रकार सी जिनपिंग के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे। और इसमें सप्लाई चेन जो है उनकी वो भी शिफ्ट हो रही थी इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत में। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीन चाहता था कि डाइवर्ट की जाए अटेंशन, और मुझे लगता है भारत से ज्यादा अच्छा उनको लगा नहीं। उसके बाद दो ऑप्शन थे, या तो वो ताइवान की तरफ कुछ करे या भारत की तरफ करे। अगर वो ताइवान की तरफ करता तो शायद उसको लगा कि वहां पर जो अमेरिका है उसने दो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निम्ते जो साउथ चाइना सी में रखे हुए हैं, तो इसने ये जो किया वो इसने जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कर लिया। मगर यह भी सच्चाई है कि हमको सरप्राइज नहीं किया, ये हमें पहले भी पता था। 5-6 महीने से ऐसे हमारे पास सिग्नेचर आ रहे थे कि कुछ ना कुछ चीन करेगा अरुणाचल में, क्योंकि जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा था वहां पर उसने लॉजिस्टिक सप्लाई का एक सबसे बड़ा डिपो बना लिया तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, एयरफील्ड को अपग्रेड किया, गांव बनाए। तो ऐसे में लगता ऐसे था कि चीन आपको प्रेशर में डालेगा। और ये जो यांगसे का एरिया है, मैं इसको बताऊंगा क्योंकि मैं वहां पर बटालियन कमांडर था उससे दूसरे इलाके में जी। सबसे इंपॉर्टेंट यांगसे एक डोमिनेटिंग एरिया है और यांगसे को लेने के लिए उन्होंने 6-7 बार कोशिश कर ली है 2008 के बाद, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा सर्दियां आ चुकी हैं, बर्फ पड़ चुकी है और भारत की जो फौज है वो शायद थिन आउट कर लेगी। वो हो नहीं रहा ऐसा अभी, और इसीलिए जो ये 300 के करीब जो चीनी आए हैं वो वेल इक्विप्ड थे, वाल आर्म थे और सोच समझ के आए हैं कि किसी प्रकार से वो यांगसे की पोस्ट को पकड़े। मगर उनके इरादों को एक प्रकार से बिल्कुल नकारा कर दिया भारत के जो फौज ने। जो भी जवान थे वहां 40 से 50 वो बहुत ही अच्छी तरीके से लड़े और उसका नतीजा यह हुआ हमारे तो 5-6 जवानों को छोटी थोड़ी बहुत चोट लगी, पर 20 से 22 जो चीनी जवान हैं उनको अच्छा बुरी तरह घायल किया। मैं इस पहलू को भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आप दोनों से इस पहलू को भी समझने की कोशिश करूंगा कि जो भारतीय सेना की अब रणनीति रही है जिसके चलते हर बार चीन के जो घुसपैठ करने वाले सैनिक होते हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है, भारतीय सेना खदेड़ देती है उनको। लेकिन राजीव जी, उससे पहले एक विषय में और समझना आपसे चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और चीन या जो भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, भारत ने सड़कों के निर्माण की कोशिश की है। क्या एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि चीन बौखला रहा है? निश्चित ही, देखिए उसने इस बात को पब्लिकली एक्सप्रेस किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो तब तो कोई बात नहीं, जब हम करें तब आपको परेशानी हो रही है। वही नहीं, भारत देखिए 1962 वाला भारत नहीं है। ठीक है, संख्या में आपको कभी लगेगा कि हाँ हमारी अगर 16 पनडुब्बी है तो उनके पास कुछ 80 पनडुब्बी है, तो संख्या में वो थोड़ा ज़्यादा भले ही नजर आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने सारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ उन्होंने झंझट खड़ा कर लिया है, वो हमें भी आवश्यकता नहीं है डरने की, और हम हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए। हमें आधुनिकीकरण अपने जितने आर्म फोर्सेस का है, चाहे जितने भी हथियारों का है, करना चाहिए, उस पर संसाधन जुटाने चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरह से हमने अपनी सैन्य क्षमता का हो, चाहे वह वायु से हमारी क्षमता हो, चाहे हमारी नेवल पावर हो, चाहे हमारी अब टैंक देखिए हमारे, चाहे अपने खुद का हमने आर्टिलरी गन्स बनाना शुरू किया है। इन सारी चीज़ों से, हर एक रोड ही नहीं, हर क्षेत्र में हम चीन को करारा जवाब देंगे। और हम अब शुरू किए हम अपनी क्षमता को बढ़ाना जी। और ठीक है, अभी उनका वो तो अमेरिका से भी ज़्यादा है, उनका पनडुब्बी ज़्यादा है, लेकिन उनकी जब लड़ाई होगी तब उन्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ उनको अपना पनडुब्बी इस्तेमाल करना है और कितना उनका पनडुब्बी असरकारी हो सकता है। उसी तरह हर एक क्षेत्र में, इसलिए हम अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। और देखिए मोदी सरकार के आने से क्या हुई है कि हमने एक आत्मविश्वास, जो हमारा घायल आत्मविश्वास था,
1962 के बाद का घायल आत्मविश्वास, उस पर हमने मरहम नहीं लगाया है। वो हम पूरे तरीके से उसे भर चुके हैं उस घाव को, और हम उनसे चाहे डोकलम हो रहा हो, चाहे लद्दाख हो रहा हो, चाहे कल की घटना हो रही हो फिर से अरुणाचल में, हमने उन्हें बताया कि देखो हम तुमसे दबने वाले नहीं हैं और हमारे पास क्षमता है और क्षमता में हम आपसे टकराएंगे, आप चिढ़ो जो भी करो। एक ये बदली हुई रणनीति जो है भारतीय सेना की, ध्रुव जी मैं आपसे से समझना चाहता हूं, क्योंकि 1962 के बाद से शायद चीन को ये लगता होगा कि भारत 1962 वाला है, लेकिन जिस तरह भारतीय सेना अब जैसे को तैसा जवाब दे रही है, एक आक्रामक रणनीति अपनाती है भारतीय सेना, बातचीत करोगे बातचीत करेंगे, घुसपैठ करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस बदली हुई रणनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये रणनीति जो है, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, 1962 की बात तो हुई थी, लेकिन उससे ठीक 5 साल के बाद नथुला में मुंह तोड़ जवाब दिया था चीन को। तो उसी समय पर उनको पता लग गया था कि देखिए ये जो फौज है, ये अभी जिस प्रकार से 62 में भारतीय सेना को काफी कष्ट उठाना पड़ा, वो अभी बात रही नहीं है, और जिस प्रकार से चीन ने हरकत की उसका मुंह तोड़ जवाब उसी में मिल गया था। उसके बाद 71 में एक नया देश भारतीय सेना ने पैदा कर दिया। तो जहां तक भारत सेना की बात है, वो 62 को तो हम बहुत 50 साल पहले ही भूल चुके हैं, वो बात खत्म है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, ये जो पॉलिसीज अभी इस्तेमाल कर रहा है चीन, वो ग्रेजुअल क्रीप फॉरवर्ड की करता है कि जो खाली जगह उसके ऊपर बैठ जाओ। एक बार उधर बैठ गया तो वो फिर चीन बोलता है ये तो हमारी ही थी। अभी ये पहले कामयाब होती थी चीन की, क्योंकि हमारा जो फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रोड्स वगैरह थे, वो नहीं बने थे। तो अभी जो क्या हुआ है 2000, खास करके मैं ये बड़ी सोच समझ के बाद बता रहा हूं जी, 2014 के बाद पहली बार बहुत जोर लगाया है भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके रोड्स और ब्रिजेस जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लाने के लिए। और ये जो अभी इसका असर आप देख रहे हैं पिछले 6-8 सालों में क्या हुआ है कि हमारा जो लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, और इसके ऊपर चीन चिंतित है जी। तो ये इस प्रकार से भारत का जो अंदरूनी शक्ति है वो भी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक शक्ति भी बढ़ती जा रही है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत सभी तरीके से स्ट्रांग हो रहा है। और खास करके मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए एक देश के लिए 2 चीजें बहुत होने जरूरी बहुत है, एक पॉलिटिकल विल और एक मिलिट्री माइट। जब पॉलिटिकल विल और मिलिट्री माइट है और देश की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है, तो ये देश हमेशा जीतता ही रहेगा। ये एक बड़ा कॉन्फिडेंट भारत शुरू हो गया है अभी, ये वो पुराना भारत नहीं रहा। एक आत्मनिर्भर भारत जिसको बार बार प्रधानमंत्री और बाकी भी कह रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारे ऊपर, हमारी बात नहीं है। आप बच्चों से बात करें, वो एक छोटा सा बच्चा भी आत्मनिर्भरता अभी निभाने की कोशिश कर रहा है। ये बदलाव जो आया है ये सोच में आया है, और इससे भारत की शक्ति बहुत बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव जी, और जाहिर सी बात है ये आत्मनिर्भर भारत है, और अगर चीन के सैनिक इस प्रकार घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, ऐसी हरकतें करेंगे, तो भारत उसका करारा जवाब देगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।